क्वांटिफाई करने के लिए कि ये फोर्स कितना होगा, द क्वांटिटी ऑफ फोर्स दैट वाज गिवन बाय कूलम। कूलम ने ये जो लॉ बनाया उसके बेस था that in our nature we know in the very first lesson the nature is made of energy and matter. So characteristic of energy, characteristic of matter, both are almost similar. Now we have proved similar. Similarly, the force in the mass is created due to two characteristics: one, mass; other, electric charge. Again, force applied by a matter, by a particle, may be due to its two characteristics, because it has mass, due to which it will apply gravitational force. Other reason is because it has having charge, that charge is applying force. यहाँ तक सिमेट्री थी। फिजिक्स इज साइंस ऑफ सिमेट्री। तो जब मास फोर्स लगाता है तो उसके लिए न्यूटन ने उसको क्वांटिफाई करने के लिए एक लॉ बनाया। वो लॉ क्या था? दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज m1 into m2. Gravitational force is inversely proportionate to distance, inverse square law, and this is product law. और बीच में एक कांस्टेंट दैट वाज g। तो उनका फॉर्मूला फाइनली क्या बना? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये एक फोर्स है जो मैटर लगा सकता है अपनी किस कैरेक्टरिस्टिक के कारण? मास के कारण। इसी चीज को कूलम ने बेस बनाया और बेस बनाकर उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी फोर्स निकालने का फॉर्मूला बनाया। तो उनका ये कहना था जैसे ये 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है वैसे ही फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस is proportionate to 1 upon r square. Force due to electrical charges is proportionate to product of, ये दोनों के क्या है? मास। तो यहाँ दोनों के क्या आने चाहिए? चार्ज। ठीक है। ये अब उन्होंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेसिकली ये किस पर बेस्ड था? किसको कॉपी किया गया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, क्योंकि मास एक कैरेक्टरिस्टिक है और चार्ज दूसरी। तो अगर मास वाला जो रूल होगा वही रूल चार्ज पे भी लगेगा। लेकिन एक चीज का डिफरेंस आ रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स में बीच में मीडियम से कोई अंतर नहीं पड़ता। मीडियम डज नॉट अफेक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses, but in electrical charges they used to make lot of difference. So he has created another constant here. Force electrical is equal to constant, we can say it is Coulomb's constant, Q1 Q2 upon R square. This is Coulomb's constant, but he said the Coulomb constant is unlike gravitational constant because this is affected by medium. For different medium, this constant is different. So this gave a shape of Coulomb's law. Okay, another thing what we will remember is that the fundamental law was made for the charges which were in the shape of a point. Because if it is not a point, then the direction of force will be scattered, different. So the fundamental force was made for point charges. Okay, so now we are in a position to write it. Coulomb's law in electrostatics. Upon medium, we made another quantity of the medium which
changes which affects Coulomb's law, and that characteristic of the medium is known as permittivity. किसी भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक किस चीज को अफेक्ट करती है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को। इसमें परमिट शब्द एक छोटा सा आया है, तो देखिए अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स अप्लाई करता है। एज यू वर डिस्कसिंग, फोर्स अप्लाई करने का इसके पास एक तरीका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि इसने इसको खींचने के लिए 100 स्ट्रिंग्स भेजी और हर स्ट्रिंग के पास एक एक ताकत है, तो इसको 100 ताकत से वो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब इसके बीच में हमने एक मीडियम क्रिएट कर दिया। ये मीडियम क्रिएट करके ये दोनों चार्जेस को ऐसा रख दिया। अब जब ये अपनी 100 स्ट्रिंग्स भेजता है तो यहाँ 10 स्ट्रिंग पहुंचती है, 90 कहाँ हो गई? 90 इसने एब्जॉर्ब कर दी। वो 90 जो इसने एब्जॉर्ब कर दी वो दिखाती है कि इसकी परमिटिविटी कितनी है। फिर से सुनिए, अब हमने क्या किया कि ये दो चार्जेस लिए और इसके बीच में ये वाला मीडियम लगा दिया, मीडियम चेंज कर दिया। फिर से इसने 100 लाइंस भेजी। अब हम देखते हैं इसको 40 लाइंस मिली, तो इसने कितनी एब्जॉर्ब कर ली? तो इसकी परमिटिविटी कितनी? तो याद रखिए इसकी परमिटिविटी 40 नहीं है, इसकी परमिटिविटी 60 है, जो इसने कम कर दिया। ठीक, इसकी परमिटिविटी हमने बताया था, इसने 100 भेजी और इसको कितनी मिली थी? 10, तो इसकी परमिटिविटी 90, इसकी परमिटिविटी 60। तो इसकी परमिटिविटी कम है और फोर्स कैसा लग रहा है? ज्यादा। सो वी रिमेंबर दैट वी हैव मेड ए रूल, इफ द परमिटिविटी इज लेस द फोर्स विल बी मोर। उल्टा कर लो, इफ द फोर्स इज मोर then we will say permittivity is less. ठीक है, this is permittivity of a medium. So what is done by this characteristic? It reduces the effect of force by charge. Reduce the effect. उस effect को कम कर देता है। So यहां से इसने 100 फोर्स भेजा, इसने 100 इसको नहीं लगने दिया, इसने खुद 60 एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे? इसकी परमिटिविटी 60। ओके, सो दिस इज परमिटिविटी। नाउ हाउ टू सेट इट इन न्यूमेरिकल वैल्यूज? इन न्यूमेरिकल वैल्यूज द परमिटिविटी वी हैव गिवन ए सिंबल, द मेजरमेंट ऑफ परमिटिविटी हैज ए सिंबल एप्सिलॉन. How it is pronounced? Epsilon. Okay, so epsilon we will keep reserved for permittivity. ठीक है? Okay, electrical permittivity. Now, how this permittivity is related to Coulomb's constant? Permittivity एक पॉइंट चार्ज हमने रखा, इसके चारों तरफ इसका इफेक्ट है। यहां से यहां से यहां से जितनी तरफ ये लाइन निकाल रहा है पकड़ने की, हर लाइन को किसमें से जाना पड़ रहा है? मीडियम से। तो वो मीडियम इसको कितने एंगल पर, विथ हाउ मच एंगल इट इज अफेक्टिंग इट? आंसर, द टोटल एंगल इज 4 पाई। कितने एंगल पे इसको इफेक्ट करता है? 4 पाई। उसमें से 4 पाई एंगल में से मैंने ये सामने दूसरा चार्ज रखा एक लाइन, तो इसका फोर्स कितना कम हो गया? फिर से इसका पूरा एक फोर्स था, उस फोर्स में कितनी लाइनें निकलती हैं? 4 पाई, क्योंकि 4 पाई एंगल होता है एक पॉइंट के चारों तरफ। उसमें से ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज एक लाइन पर है,
तो इस टोटल फोर्स का क्या पूरा का पूरा इफेक्ट इस पर आएगा या सिर्फ एक लाइन वाला आएगा? एक लाइन वाला। वो एक लाइन वाला इफेक्ट कितना? तो हमने कहा टोटल एंगल कितना होता है 4 पाई, तो एक लाइन वाला इफेक्ट कितना होगा 1/4 पाई। इसलिए इस इक्वेशन में क्या आ गया 1/4 पाई, क्योंकि फोर्स उतने टाइम्स लेस हो जाता है। सो ये जो C की वैल्यू है 1/4 पाई, ये हो गया। दूसरा हमने ये देखा इफ परमिटिविटी इज मोर द फोर्स इज लेस, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो यहां पर हमने लगा दिया परमिटिविटी। तो ये किसके बदले में आ गया? C के बदले में। और अब हमारा फोर्स को हमने मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ में लिंक कर दिया। ये कांस्टेंट था, लेकिन ये किसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ यहां पर लिंक है ऐसा हमको नहीं दिखाता। सो जस्ट टू शो विथ विच कैरेक्टरिस्टिक इट इज लिंक, वी हैव लिंक्ड इट विथ परमिटिविटी। मीडियम में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे मीडियम की डेंसिटी हो सकती है। इसको मैंने रखा, इसकी डेंसिटी 30 है, इसकी जगह दूसरी चीज रखी, उसकी डेंसिटी 60 है। मीडियम की डेंसिटी चेंज हो गई, फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं पड़ा। इसी तरह से एक बार मीडियम सॉलिड रखा, एक बार मीडियम लिक्विड रखा, स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मीडियम कोल्ड है, एक बार मीडियम हॉट है, फोर्स पे कोई चेंज नहीं पड़ता। तो फिर फर्क किससे पड़ता है? What is that characteristic of the medium which will have effect on the force? Answer is there is one characteristic of the medium which will make the change, and we have given it a name, and that name is permittivity. समझ आया? क्योंकि मीडियम में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती, कलर भी हो सकता है। तो जैसे हीट वाले में आता है, दूसरी चीजों में आता है। व्हाइट कलर रखेंगे तो अलग इफेक्ट होगा, ब्लैक रखेंगे तो अलग होगा, रेड रखेंगे तो अलग होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स में कलर, डेंसिटी, स्टेट, टेम्परेचर, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज का डिफरेंस आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक का नाम परमिटिविटी। समझ आया? सो दैट अफेक्ट्स द फोर्स, और इसलिए हमने इसको यहां पर रखा। मोर इज द परमिटिविटी, लेस इज द फोर्स। ये परमिटिविटी किसकी है? तो आंसर है ये परमिटिविटी मीडियम की है। तो हमने यहाँ पे M लिख लिया, और ये फोर्स मीडियम, और रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला रिमेन सेम, Q1 Q2 upon R square. This is Coulomb's formula for force between 2 point charges. और दोनों पॉइंट चार्ज की क्वांटिटी कितनी कितनी है? Q1 and Q2. And this is what permittivity of the medium. Now, this has been measured, and the measurement we found is that 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 11. और इसकी यूनिट बना लेते हैं, इसको यहां छोड़ दीजिए। दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 into 10 to the power 9। So this is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है? दिस वैल्यू इज फॉर 1/4 pi epsilon naught, sorry, epsilon naught. I have to explain you what is the meaning of epsilon naught. This is epsilon for a given medium. Most of the time the medium we use is air. In our lab, anywhere there is air between the two charges, and if we go out of the earth, then even air is not there. The density of air goes on decreasing, and finally we find that there is no air. That place, what we call is vacuum.
but we don't know whether there is any material or there is no material because we don't recognize that material. We don't know what that material is. So we have given it a name, free space. Free space. Okay. Now there we have put the two charges and we have seen the force is maximum. The permittivity is minimum. That permittivity, if we measure and if we write it, that permittivity we will mark as naught. This is permittivity of the free space. So, permittivity of free space, what is symbol of that? Epsilon naught. Okay. Epsilon medium, epsilon naught. This is for free space. Now, for free space, the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. Right? This you will remember. अगर इससे हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे? दिस विल गो हियर एंड दिस विल कम हियर. वो करके हमने इसको निकाला. देन वी गॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. ये आ जाएगा. ठीक है. और इसकी यूनिट्स फिर से आप डिसाइड कर सकते हैं. दिस विल गो हियर, दिस विल कम हियर. अगर ये यहां गया और ये यहां आया तो एप्सिलॉन की यूनिट बताइए. कूलम स्क्वायर. कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज वैल्यू ऑफ परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस. ठीक है. ओके, इसको नोट कर लीजिए. And this permittivity is supposed to be what? Maximum or minimum? This permittivity is minimum. So the force between two charges is maximum in free space. Okay. Now, suppose we have given a medium between the two charges. The force will change. Why it will change? Because the permittivity will change. So, how many times will be the force decrease? पुराने force से, the force in free space से medium डालने पर force half हो गया. half. तो हमने 1/2 हो गया. तो हमने बोला कि ये वाला जो मीडियम है इसमें हमने चार्जेस को रखा और फ्री स्पेस के कंपैरिजन में इसका फोर्स कितना हो गया? 1/2. सो द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज 2. 1 अपॉन डिनोमिनेटर कितना? 2. सो परमिटिविटी ऑफ दिस इज 2. फिर से वी हैव पुट दिस मीडियम. दिस इज हियर, दिस इज हियर. दिस फोर्स हैज डिक्रीज्ड सपोज 50 times then force in the air. Then what is permittivity of this? 50. Permittivity is 50. Again, we have taken two charges and we have dipped it in the water. वाटर में हमने जैसे ही डिप किया इन दोनों के बीच का फोर्स 90 times डिक्रीज हो गया. Then what is permittivity of that water? 90. मीन्स जितने टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा दैट इज परमिटिविटी. परमिटिविटी. बट हम तो ये बात कर रहे हैं कि 8.85 10 to the power -12 ये सब कहां गया? So our answer is that what I am talking 1/2, 1/4, 1/40, this is in relation to the force in the air. So we will call it relative force and that permittivity is known as relative permittivity. Relative permittivity. एयर के कंपैरिजन में, एयर में दो चार्जेस के बीच जितना फोर्स लगता है वो हमको मालूम है. हमने ये बोला कि वाटर की परमिटिविटी 90 है. तो
रिलेटिव परमिटिविटी 90 है, और इसका मतलब हम समझ गए। क्या मतलब है कि अगर पानी में डालोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 90। अब मैंने आपको बोला कि ये एक एस्बेस्टस है, इस एस्बेस्टस की रिलेटिव परमिटिविटी 6 है, तो आप क्या समझे? यस, इसके दोनों तरफ चार्ज रखेंगे तो उसका फोर्स किससे कंपेयर करें? एयर से। तो कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा? 6 टाइम्स। इट विल बिकम 1/6। तो रिलेटिव परमिटिविटी बताने से हमको बात ज्यादा समझ में आती है। अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि इसकी परमिटिविटी 11.5 इंटू 10⁻⁻11 है, तो कितनी है उसको इमेजिन करने में हमको बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि इसकी रिलेटिविटी 20 है, वी विल स्ट्राइक इमीडिएटली कि इसमें फोर्स कितना कम कर देती है ये 20 टाइम्स। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज अ वेरी गुड नंबर टू वर्क विथ। सो वी विल सी व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। Relative permittivity, we will call it epsilon relative. This is the permittivity of that material divided by permittivity of free space. This is relative permittivity of this medium. ठीक है? Relative permittivity of medium. But we were talking about forces. अगर फोर्सेस के लिए हम इसको लेंगे तो देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी इज फोर्स बिटवीन चार्जेस विथ फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। ऐसे उल्टा हो गया, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन एयर 1/4πε0, फोर्स इन मीडियम कैंसलेशन करिए, ये दोनों कैंसल और ये ऐसा उल्टा होके ऊपर चला गया, एंड व्हाट वी गेट इट, सो बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी हमको किसका रेशियो देती है? फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम। तो जितने टाइम्स ये फोर्स कम होता जाएगा उतनी रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखिए। बाद में जाके हम पढ़ेंगे कि ये रिलेटिव परमिटिविटी एक दूसरे कांस्टेंट के बराबर होती है, which is known as dielectric constant of that medium. Dielectric constant. इंसुलेशन को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। So this is equal to dielectric constant. ये डाइलेक्ट्रिक जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आएगा, और उसके लिए हमने फिक्स सिंबल बनाया K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? K, और हम क्या लिख सकते हैं? ER, बोथ आर सेम वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, इसी से हमने डिराइव किया परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। इसको यहाँ ले जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू हम ER की जगह एप्सिलॉन नॉट EM, EM के लिए इसको यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? हमारा फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू 1/4π मीडियम this. Now this I can write as 1/4π यहाँ से this
4 pi epsilon naught इसको ये लिखा जा सकता है, एंड दिस इज q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. Why should I write it? ये तो अच्छा था, लेकिन जब अगर मैं इसको यूज करता हूं, if I use this, I must remember the value of EM. Here I must remember the value of ER, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 9 into 10 to the power 9. ठीक है, so I must find the value of ER, और ER की वैल्यू याद रखना ज्यादा इजी है, क्योंकि वो वैल्यू कैसी है 10, 20, 6, 90, और EM की वैल्यू क्या होती है, that is in decimal into 10 to the power so and so. That is difficult to remember. So this ER gives us a comparison. So we write our formula in this way. और हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं. Later we will come to know that this is K. So force in a medium is 1 upon 4 pi epsilon naught K. Q1 Q2 upon R square. This is our ultimate formula. Okay, now here if we want to find out what is the relative permittivity of the free space or relative permittivity of air. Okay, ideally speaking, what should I write here? Approximately, what do we say? That free space is as good as air. Right. But ideally क्या है? Free space. Now, what is the relative permittivity of free space? तो ये किसकी relative permittivity है? Medium की. These two are linked. Relative permittivity of medium. Denominator. Now, what is relative permittivity of free space? So, what we will write here? Force in free space divided by force in free space. कितनी आ गई? दोनों एक जैसे हो गए. So it is 1. So we will remember. What is relative permittivity of the free space? 1. ये आप याद रखेंगे. Next. Any medium we place between the two charges, the force always decrease. It is found that force always decrease. इसका क्या मतलब है? हर एक की परमिटिविटी कैसी है? More than 1. तभी तो ये less than 1 होगा. Force will be this force. Force ER पे डिपेंड करता है. This ER has to be more than 1, then only this force will decrease. So remember this. ER for free space is 1. Force is maximum in free space. Number 1. Number 2. Any medium has any medium has permittivity less than 1. हर मीडियम की परमिटिविटी, अरे मैंने गलत लिख दिया, it should be more than 1. तभी फोर्स कैसा होगा? Less than the force in air. ठीक है, तो याद रखिए परमिटिविटी हमेशा 1 से ज्यादा होगी ही. बाई चांस अगर आपको कहीं दिख गया परमिटिविटी 0.7, इट्स रॉन्ग, नहीं हो सकती. तो सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है? फ्री स्पेस की. सबसे ज्यादा फोर्स किसमें होता है? फ्री स्पेस में, जबकि दो चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है. कोई भी चीज आएगी तो उसको डिस्टर्ब ही करेगी, और डिस्टर्ब करेगी तो फोर्स कम होगा. फोर्स कम का मतलब परमिटिविटी ज्यादा. Right? So this is all about permittivity
एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो EM है इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या चीज है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स you must be acquainted with. Okay, so this gives us the Coulomb's law, right? Now, one question sometimes it is asked, what are dimensions of permittivity? Or find out the dimensions of permittivity. It's a very rare question. Normally class 11th में आता है, पर है किसका? क्लास 12th का। So when you go to competitive, ये competitive का बन जाता है because they are both are combined. तो इसकी dimensions निकालिए। कैसे निकालेंगे आप? आंसर यूनिट से निकालेंगे। परमिटिविटी की यूनिट हमने लिखी हुई है, डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी की यूनिट ये देखो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? इसकी यूनिट। अब इनकी डायमेंशंस बताइए। व्हाट इज कूलम? कूलम इज चार्ज, और चार्ज की डायमेंशंस क्या होती हैं? अगर अभी आपको नहीं मालूम या आपको याद होगा, A इंटू टी। A इज एम्पियर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ करंट, इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम इज चार्ज। हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो दिस वी कैन राइट एज A2 T2। न्यूटन, बाकी दोनों डिनोमिनेटर में है। न्यूटन इज फोर्स, फोर्स का बताइए। मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कैंसलेशन कर लीजिए। नहीं होता है तो पूरा लिख लेते हैं। पहले m की पावर -1, L -2, T ये ऊपर चला जाएगा, 4, A। These are dimensions of permittivity. ठीक है, सो ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, बट यू कैन डू इट वेरी वेल। तो जिस चीज का आपको यूनिट मालूम है उसके आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अगर आपको यूनिट नहीं मालूम है तो फॉर्मूला मालूम होगा। तो हमने इसकी यूनिट कैसे निकाली? फॉर्मूला से निकाली। तो पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मूला से यूनिट बनाइए। दूसरा स्टेप, यूनिट से डायमेंशन बनाइए किसी भी चीज की। ठीक है, ओके। तो आप हर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की इस तरह से डायमेंशंस बनाते जाएंगे। तो अभी हमने पहले क्या पढ़ा है? चार्ज। तो चार्ज की डायमेंशंस क्या होती है? A इंटू टी, करंट इंटू टाइम, फंडामेंटल्स में। और उसके बाद हमने ये पढ़ा एप्सिलॉन, इसकी ये हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं। कूलम्स लॉ किसके बारे में बात करता है? फोर्स के बारे में। ओके, अगर ये फोर्स के बारे में बताता है तो फोर्स में दो चीजें होती है। फोर्स हैज गॉट a magnitude and force has got a direction. What is shown by this 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square? This talks about magnitude, not dimensions. So this formula F is equal to this is not a complete formula because it does not say about direction. So we must have a formula which will speak about the direction also, and that we will call vector form of Newton's law. Vector form of Newton's law. So vector form of Newton's law tells us about magnitude as well as direction of force. So now we will study
vector form of Coulomb's law. Okay, this will tell about vector form of Coulomb's law. This will indicate the magnitude as well as direction of the force. Okay, now we will go for Coulomb's law vector form. For vector forms of Coulomb law, we will make certain indications of direction. Direction को किस तरह से दिखाना है. One charge and the other charge, both are placed at any place and we will join the two. उसको join करेंगे तो एक line बनेगी. Okay. This is Q1, this is Q2. This is a line from Q1 to Q2 and this line indicates direction also. ये जो डायरेक्शन है from Q1 to Q2, अगर if I write from Q1 to Q2, then this is the direction. If this is the direction, I have to give it a name. इसको मैंने नाम दिया, the magnitude is R and here I write the number, either 1, 2 or 2, 1. Now here there is no rule or no law as such. This is our convention, we make it. कि हमें इसको किस तरह से लिखना है, so that we make a common understanding कि इसका meaning क्या होगा. So according to NCERT and according to other physicians, we have made it like this. Convention is R. R is pointed towards what? 2 and it starts from 1. So we will write it R towards 2 from 1. R to 1. So पहला नंबर, फर्स्ट नंबर कौन आएगा? जिस तरफ पॉइंट करता है. सेकंड नंबर कौन सा लेना है? जहां से स्टार्ट होता है. We could have written it R12 also. फिर हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप करते कि पहला नंबर किसको देना है? जहां से स्टार्ट करता है और बाद वाला नंबर कौन सा? जहां एंड होता है. हमारे पास दोनों चॉइस थी. कौन सी चुनी हमने? द फर्स्ट नंबर इज 2, सेकेंड नंबर इज फ्रॉम. सो R21 मीन्स R2 फ्रॉम 1. ठीक. Now this force, these two are positive charges. It will apply a force of repulsion on it. What will be the direction of that force? The answer is Coulomb said the force will be always along the line joining the two charges. Force always if it is a repulsive force, it will be in this direction. If it is a attractive force, it will be in this direction. But both the directions are along the line. ठीक है? लाइन से इधर या इधर नहीं जा सकता. ठीक. Now, if there is a repulsive force or attractive force, whatever it is, मुझे इस force का नाम रखना है. This. अब ये इसको रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में? This force and this force in the language of vector, are they same forces? No. Why?
It indicates in this direction, this indicates in this direction. So they are not same. Same vector कौन से होते हैं? When both are in the same direction. तो ये दोनों अलग-अलग वेक्टर हैं, दोनों अलग-अलग फोर्सेस हैं. अगर दोनों अलग-अलग फोर्सेस हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे? How we give the nomenclature to these forces? So nomenclature सुनिए. This will be force on charge number 2 by charge number 1. यहां पर हमने क्या दिया था? ये सब नोट कर लीजिए, आगे से आपको याद रहना चाहिए ये इंडिकेटर यूज करने. अगर हम ये इंडिकेटर यूज करते हैं, नाउ यू विल टेल मी, यहां जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के नीचे न्यूमेरिकल क्या दे? फोर्स ऑन. पहले किसको लिखना है? ऑन. ये किस पर लग रहा है? 1 पे कि 2 पे? 1. सो फोर्स ऑन 1 बाय 2. ठीक है. और this is a vector quantity, so this and this. You see, we are transforming to vectors, and now all our quantities are vector quantities having magnitude as well as direction. ये direction को बताने का तरीका. This force is on to from 1. Suppose this is a charge Q1, this is a charge Q2, this is a charge Q3. Okay, this charge is attracting it in this direction, this charge is repelling it in this direction. इस फोर्स का नाम बताइए. फोर्स ऑन quantity I am not asking. Force on 1 by 2. ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, एक फोर्स लगा रहा है. इस फोर्स का नाम बताइए. फोर्स ऑन 1 by 3. राइट. अब सपोज I give you an exercise like this. Where is the force? 3-1. क्या करोगे आप? किस किस को मिलाओगे? 1 and 3. सॉरी, मैंने 1 बनाया ही नहीं था. यस, किस किस को मिलाएंगे? 1 और 3. अब एरो किधर? Oh, that depends upon whether it is repulsion or attraction. पर लाइन तो यही रहेगी. अब ये वाला फोर्स इस पर लग रहा है कि इस पे लग रहा है? 3 पर लग रहा है. और लगाने वाला कौन? 1. So if this both are positive, then this is the vector. ये वाला वेक्टर क्या है? F3-1. Okay. Now tell me, where is F4-5? Yes, 4 and 5. और किस पर फोर्स लग रहा है? Yes, the force is applied on 4, whether it is attraction or repulsion. Suppose it is negative, this is positive, then this is the force. और इस फोर्स का नाम क्या? नहीं, किस पर लग रहा है? F on 4 by 5. This is attracting this. ये भी इसको अपनी तरफ खींचता है. इस फोर्स का नाम बताइए. Force on 5 by 4. This is F5-4. This is F4-5. ठीक है? So now you are acquainted with nomenclature. Now come here again. This is vector 2-1. What will be the unit vector of this? The answer is unit vector will be R21 cap.
ठीक है, दिस इज द यूनिट वेक्टर और R21 वेक्टर. यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1 एंड इट हैज द सेम डायरेक्शन. मतलब यूनिट वेक्टर से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें सिर्फ डायरेक्शन आ जाएगी, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 1 से मल्टीप्लाई किया तो. दैट मीन्स इफ वी वांट ए नंबर टू बी कन्वर्टेड टू वेक्टर, व्हाट इज द system? We must multiply with unit vector in the direction it is working. Okay. Now I want to write F21. First, magnitude. How do we write a vector quantity? First we write a magnitude and then we write direction unit vector. So the magnitude is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, which are, this is magnitude only, we can keep it r as it is. Yeah, otherwise the appropriate thing is we write it r21, make it modulus. When we make it modulus, it loses its direction. ठीक है, अब ये क्या बन गई? स्केलर क्वांटिटी, एंड वी मेक ए स्क्वायर ऑफ इट. It is same thing as r square. So we can write this or we can write a simple r square, no matter. This is magnitude और इसके साथ हमने इसको डायरेक्शन दे दी. How? r यूनिट वेक्टर. अब ये बताइए F21 इस तरफ है कि इस तरफ है? ये दोनों प्लस है. दिस इज द डायरेक्शन. इस डायरेक्शन को मुझे डायरेक्शन 2-1 लिखना है या 1-2 लिखना है? 2-1. सो दिस इज R21. ठीक है, ओके. दूसरा देखिए, हाउ मच इज द फोर्स ऑन दिस? F12, this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Magnitude is same. इसकी डायरेक्शन इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बोलिए. टुवर्ड्स व्हाट? R12. टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2. R12. This equation is vector equation. देखिए, vector, vector. This shows the direction. That this force has a direction 2 to 1. This force has a direction 1 to 2. Because it is telling direction, this is vector equation. Correct? Now we know that R12 and R21, इनका आपस में क्या रिलेशन है? बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, तो इनका रिलेशन है दैट दे आर अपोजिट टू ईच अदर. इसका ये मतलब है कि ये दोनों इक्वल नहीं है. पर अगर इन केस एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को हम उल्टा कर दे, देन इट इज इक्वल टू द अदर वन. सो वी कैन राइट इट इज नॉट इक्वल टू R21 बट it is equal to minus R21. If R21 is reversed, minus किया, तो ये किसके बराबर हो गया? R12. So R12 is equal to minus R21. यहाँ पर वैल्यू रखिए. Therefore, F12 is equal to minus F21. क्योंकि दोनों में क्वांटिटी सेम है, एक में R12 है और एक में R21. What does it show? It shows the forces on two charges are equal. Yes. The forces are equal and opposite.
ओके, अब ये हमने एक देखा वेक्टर। एक दूसरी चीज, हमको यूनिट वेक्टर नहीं दिया गया है। सपोज व्हाट इज गिवन टू अस इज वेक्टर आर and we have to find it, we have to write it in the terms of vector r. Then we have another format to write it. दूसरा format देखिए, second format, f21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. अब क्या करना है, यहां पर मुझे यूनिट वेक्टर नहीं लिखना है। आई वॉन्ट टू राइट फुल वेक्टर हियर, दैट इज व्हाट आई नो, तो मुझे वही लिखना है। तो क्या करना होगा, तो हम एक फॉर्मूला याद करते हैं। वो फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। याद है आपको, ये यूनिट वेक्टर होता है, फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। सो फुल वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये इक्वेशन, ये रिलेशन हमको मालूम है। ओके, सो व्हाट आई डू इन दिस फॉर्मूला, आई मल्टीप्लाई दिस एंड दिस विद आर। तो ये क्या हो जाएगा, r इंटू आर unit vector, r into r unit vector. Then what I can write, full vector, full vector. So this I can write it this way, r21 full vector, और नीचे में मुझे क्या लेना पड़ेगा, r. So अब ये देखिए, this r and this r, they will get multiplied, and what we get here is f21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r cube, and this is r21. ठीक है, this is another way of writing it. In that format it was unit vector, in this format it is full vector. So when full vector is given, we will use this format. If unit vector, we will use that format. Now you will tell me what is f12. यहाँ क्या लिखना है, ठीक है। ओके, दिस r इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस r। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और इसका क्यूब, ठीक है। दिस इज एप्रोप्रिएट फॉर्म, पर हम इतना लिखने की मेहनत नहीं करना चाहते। वी राइट इट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नहीं, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया? ये आर वेक्टर है या नहीं है शो नहीं करता, पर ये कंफर्म करता है कि बेसिकली आर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अभी हम क्या ले रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड। समझ आया? ये डिफरेंस होता है मॉडुलस यूज करने का। So this is the appropriate form. This informs us that basically it is a vector quantity. At this occasion we are taking it magnitude only. Okay, ये हो गया। Now we come to another format. Now suppose it is given to us that there are two charges Q1 and Q2 which are located on coordinate system and their coordinates are their position vectors are R1 and R2. What does it mean?
It means there is a coordinate system from origin. This is a position vector r1 and here is one charge q1. q1 is located with position vector r1. q2 is located with position vector r2. So what are the given quantities? q1, q2, r1, r2. Write down the force between them. ये हमारा exercise है. Okay. Now we have to write down the force with all these four quantities. This is vector. This is vector. These two are scalars. Okay. Now, how to find out the force between them? First thing, the Coulomb's law said the force is along the line joining the two charges. So we join the two charges and make a line. That is this line. Okay. This is the line. So the force will be along this line. Suppose both the charges are positive charges. Then the force on this will be in this way, this, and force on this will be this way. Correct? Okay. Give me the name of this force. आपने क्या लर्न किया है? फोर्स के आगे क्या नंबर लिखूं? 2-1. Correct? This is force 2-1. This is okay. ये जो लाइन है, we need a distance between two. Let this distance be r. What will be the direction? Direction, it may be on this way or this way. We have to find the name of it. देखिए, if we write this direction, तो इस R का नाम क्या होगा? R12 और R21. करेक्ट? 2-1. इस R21 का इस R1 और R2 से क्या रिलेशन है? ट्रायंगल लॉ लगाइए. किस दो को ऐड करने से कौन सा थर्ड आएगा? Yes. No. This plus this is equal to this. So this is R1 plus R21 is equal to R2. So how much is R21 equal to? R2 minus R1. तो हमेशा याद रखिए, आगे से हम ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे. इफ देयर आर टू पोजीशन वेक्टर y1 and y2, then what is the displacement vector between those 2 points? Answer y2 minus y1. ठीक है ना? तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट कितना आया? r2 minus r1. and where is that displacement? Here is the displacement. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? This we can write as r2 minus r1. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आंसर है, और मैग्नीट्यूड वी विल जस्ट पुट मॉडुलस, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा. नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon q. वेक्टर फॉर्मूला में हम नीचे क्या लिखते हैं? q, और ऊपर क्या लिखते हैं? फुल वेक्टर. फुल वेक्टर कौन सा लेना है इसमें? R21. लेकिन R21 तो हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं है. यस, तो R21 किसके बराबर है? So here we will write R2 minus R1 divided by Q.
What is the modulus? The magnitude. Yes. R2 minus R1. Now in this formula, what are the quantities used? Q1, Q2, R2, R1, R2, R1.